पिछले 3-4 महीनों में आपने अपने आसपास यूसीसी के बारे में बहुत जोरों शोरों से डिबेट सुनी होगी। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, जिसके अंदर भारत देश के अंदर रहने वाले सारे नागरिकों को एक कॉमन सेट ऑफ लॉ के अंदर लाया जाएगा। लेकिन जिस देश के अंदर बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस देश में ऐसा लॉ कितना और कहां तक संभव है? हमारे देश के निर्माताओं ने भी संविधान को बनाते समय इस डाइवर्सिटी को केंद्र स्तर पर रखा था, जिसके तहत संविधान के अंदर अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को शामिल किया गया। अनुसूची 5 जो कि शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया की बात करती है, जो कि त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के बाहर आते हैं, और शेड्यूल 6 यानी कि अनुसूची 6 उन एरियाज की बात करती है जो कि इन 4 स्टेट्स के अंदर आते हैं। आज की इस वीडियो में इसी डाइवर्सिटी पर ध्यान देते हुए हम अनुसूची 5 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उससे जुड़े जरूरी मुद्दों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भारत में ब्रिटिश राज था, तब भी आदिवासी इलाकों को पूरा या काफी हद तक बाहर रखा गया था। लॉ जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड ऑर्डर या शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट की मदद से इन एरिया को अलग से एडमिन किया जाता था। इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के निर्माताओं ने भी अनुच्छेद 244 को संविधान के अंदर जगह दी, जिससे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ने जन्म लिया। इन अनुसूचियों का एक ही मकसद था, आदिवासी स्वायत्तता और संस्कृति को बचाकर रखना और उनकी अर्थव्यवस्था को और ताकतवर बनाना। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी आदिवासी विकास के लिए कुछ सिद्धांत रखे थे, जिनको पंचशील डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इन सिद्धांतों के तहत 5 विचार रखे गए थे, जैसे कि आदिवासियों को अपनी ही रफ्तार पर विकास करने दिया जाए, उनके जमीन और जंगल के अधिकारों को सम्मान दिया जाए, उनके विकास में बाहरी हस्तक्षेप कम से कम हो और आदिवासियों को ही उसकी कमान सौंपी जाए, आदिवासी इलाकों के ऊपर भी बाहरी दबाव कम से कम रखा जाए और इन इलाकों के विकास का मापदंड सिर्फ किताबी आंकड़ों तक सीमित ना हो, इनमें मानव चरित्र में कितना बदलाव आया है उसको भी शामिल किया जाए। ट्राइबल और शेड्यूल एरिया को अलग रखने के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसको समझने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हर समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना एक समान नहीं होती, जिसके कारण उससे जुड़े फायदे और नुकसान भी एक समान नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट एक नैतिक बात करता है और ऐसे वितरण की बात करता है जिसके अंदर सभी को बराबरी का हक मिले। भारत का संविधान भी इस समानता के अधिकार को आगे बढ़ाता है। अब चाहे वो आर्टिकल 14 हो जो इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करे, आर्टिकल 15 हो जो भेदभाव को खत्म करे, आर्टिकल 16 हो जो सामाजिक संस्थाओं में भेदभाव खत्म करे, या आर्टिकल 17 हो जो अनटचेबिलिटी को खत्म करे। अनुसूची 5 का जन्म होता है अनुच्छेद 244 से, और ये त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों पर लागू होता है। इसके तहत हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इन राज्यों के अलावा किसी और राज्य के एरियाज को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकती हैं, ताकि उस समाज के आवास और अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। और किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के लिए देबार कमीशन की रिपोर्ट में दिए गए मापदंडों को आधार बनाया जा सकता है, जैसे कि इलाके की अधिकतम आबादी का ट्राइबल होना, इलाके का आकार, उस क्षेत्र में विकास और उस विकास का स्वरूप, और उस इलाके के लोगों की आर्थिक स्थिति। और इन राज्यों के प्रशासन के लिए प्रेसिडेंट और राज्य के राज्यपालों की भी मदद ले सकता है। इस अनुसूची का सबसे अहम हिस्सा है ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। हर राज्य जिसके अंदर शेड्यूल 5 के तहत एक शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है, वो बाध्य है टीएसी के गठन के लिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट किन्हीं और राज्यों को भी जहां पर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, उनको टीएसी बनाने के लिए बाध्य कर सकता है। जैसे कि टीएसी के नाम से पता लगता है कि ये एक सलाहकार संस्था है, जिसका काम है राज्य की सरकारों को मदद करना ट्राइबल एरिया या शेड्यूल एरिया के संचालन में। इसमें अधिकतम 20 मेंबर हो सकते हैं, जिसके अंदर कम से कम 3/4 मेंबर शेड्यूल ट्राइब कमेटी से आने चाहिए, जिनको विधानसभा के अंदर निर्वाचित किया गया है। अंतोगत्वा ये बात तो साफ है कि ट्राइबल एरिया या शेड्यूल एरिया को वहां की राज्य सरकार ही चलाएगी, लेकिन उसको चलाने के लिए वो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मदद ले सकती है। अब क्योंकि टीएसी के गठन की बात संविधान के अंदर से आती है, तो इसको एक संवैधानिक संस्था का स्थान भी दिया जाता है। शेड्यूल एरिया के संचालन में राज्य के राज्यपाल की भूमिका भी बहुत अहम है। शेड्यूल 5 गवर्नर को बहुत ताकत देता है इन एरिया के संचालन में। गवर्नर अगर चाहे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लाए गए किसी भी कानून को रोक सकता है ट्राइबल एरिया में लगने से, या उनमें कुछ बदलाव करके उनको लागू कर सकता है। इसके अलावा वहां से जुड़ी जमीन के खरीदने बेचने का मुद्दा हो,
या उसके आवंटन का इशू हो तो वो भी राज्यपाल के तहत आता है। हालांकि राज्यपाल इन जुड़े मुद्दों से कोई भी फैसला लेने से पहले प्रेसिडेंट की सहमति जरूर लेगा। अब इन चीजों से दो निष्कर्ष तो साफ हैं। पहला, टीएससी एक संवैधानिक संस्था तो है, लेकिन वो अपनी मर्जी से सलाह गवर्नर को नहीं दे सकती, यानी पहल गवर्नर की तरफ से होनी चाहिए। और दूसरा, गवर्नर बाध्य नहीं है टीएससी की कोई भी सलाह से। हालांकि शेड्यूल 5 गवर्नर को बोलता है कि आपको टीएससी की सलाह लेनी चाहिए। वर्तमान समय में भारत का लगभग 30% हिस्सा है जो शेड्यूल एरिया के अंदर आता है, और काफी लंबे समय से ये एक आम नजरिया रहा है कि शेड्यूल 5 अपना मकसद पूरा करने में असफल रहा है। इसको जिस तरीके से लागू करना चाहिए था उस तरीके से इस अनुसूची को लागू नहीं किया जा सका। मिसाल के तौर पे काफी राज्य की सरकारों के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो किसी भी शेड्यूल एरिया को डेवलप करने में दिलचस्पी नहीं रखती। यहाँ तक कि टीएससी के काफी सदस्यों ने भी ये आरोप लगाया है कि उनके सुझावों के ऊपर राज्य की सरकारें ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से आदिवासी लोगों के संवैधानिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ भूरिया कमेटी का ये भी मानना है कि बहुत राज्यों के राज्यपाल भी अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में असफल रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान दिया था अपने 2010 के अवलोकन में। अनुसूची 5 हमारे संविधान का बहुत अहम हिस्सा है जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को आगे बढ़ाता है। इसके अंदर आई कुरीतियों को जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अनुच्छेद 244 की अगली वीडियो में हम अनुसूची 6 के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे चैनल में आप अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू।